हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट क्लास में हमने पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन किया था। आज हम लोग जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनमें कंजर्वेशन लॉज की बात करते हैं। ठीक है, इससे पक्का हर बार नेट में पार्ट सी में एक क्वेश्चन आता ही है। रिएक्शन दी हुई होती है, उसमें कहीं हमें कौन सा कंजर्वेशन लगाना है, कहाँ क्या, ऐसा। तो कंजर्वेशन लॉज वाला टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कंजर्वेशन laws in nuclear reactions। ठीक है, तो इसमें देखिए कंजर्वेशन लॉज जो होते हैं ना, उसमें दो तरह के कंजर्वेशन लॉज होते हैं। पहला तो हमारा आता है एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। दूसरा आता है इसमें अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। ठीक है, तो दोनों क्या है, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है। ये वो लॉज होते हैं जो हर टाइप के इंटरेक्शन में लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस पढ़ा था ना, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा था, तो ऐसे क्या होता है जो सभी में लग जाए, मतलब जो हर रिएक्शंस में होना ज़रूरी हो, जिन लॉज के कंजर्वेशन के बिना वो रिएक्शन नहीं हो सके, उनको हम बोलते हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। जबकि अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइप की जैसे बहुत से लॉज होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ज़रूरी होते हैं लेकिन बाकी में ज़रूरी नहीं होते हैं ना। तो ऐसे कंजर्वेशन लॉज जो सभी टाइप के इंटरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है, किसी में होते हैं किसी में नहीं होते, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये पर्टिकुलर इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इनका कंजर्वेशन होना ज़रूरी है या नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्वांटिटीज़ होती है उनका कंजर्वेशन होना ज़रूरी होता है। अगर वो कंजर्व नहीं होंगे तो रिएक्शन जो है वो किसी भी इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि वो रिएक्शन होगी ही नहीं। तो देखिए इसमें एग्जैक्ट कंजर्वेशन के लिए लॉज के लिए हम लोग लिखते हैं कि क्वांटिटीज़ विच आर कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस they come in the exact conservation laws। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जो सभी तरह के इंटरेक्शन में कंजर्व होगी वो किस में आएगी, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में आएगी। जैसे कि चार्ज है, एनर्जी है, चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व होना चाहिए, अगर चार्ज कंजर्व नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। और इसमें क्या आएगी, क्वांटिटीज विच नीड टू बी कंजर्व्ड इन स्पेसिफिक इंटरेक्शन ओनली। ठीक है, इसमें आता है स्ट्रेंजीनेस वगैरह। ठीक है, तो हम लोग पहले एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज पढ़ेंगे। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज। इसमें पहला आता है हमारा चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ यानी कि अगर ये कंजर्वेशन लॉ फॉलो हो रहा होगा तो ही रिएक्शन जो है वो वैलिड होगी, तो ही रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज वो न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों साइड में चार्ज जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन चार्ज मस्ट बी सेम। ठीक है, रिएक्शन के दोनों साइड में चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे न्यूट्रॉन गिव्स पी बार। पी बार का मतलब क्या होगा,
पी किसके लिए आता है, प्रोटॉन के लिए सिंबल है, और हमने पढ़ा था कि बाहर आ जाता है, इसका मतलब क्या है, वो उसका एंटी पार्टिकल हो गया, तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल एंटी प्रोटॉन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूई बार यानी एंटी न्यूट्रिनो। तो देखिए इस रिएक्शन के अंदर चार्ज कंजर्वेशन लगा के देखते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, इसके ऊपर चार्ज 0। अब प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, +1, और पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में चार्ज जो है वो अपोजिट होता है, यानी प्रोटॉन पर चार्ज +1 है तो प्रोटॉन के एंटी पार्टिकल यानी एंटी प्रोटॉन पे चार्ज -1 होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना, -1 है, और जो हमारे न्यूट्रिनो होते हैं वो क्या मासलेस पार्टिकल्स होते हैं, तो एंटी न्यूट्रिनो भी मासलेस और चार्जलेस पार्टिकल्स होते हैं ना, तो ये भी मासलेस चार्जलेस हो गया, यानी इसका मतलब क्या, इसके ऊपर चार्ज 0 है तो 0, तो यहाँ पर चार्ज कितना है 0, और यहाँ पर कितना है -2 है, इसका मतलब ये कंजर्व्ड है क्या, ये कंजर्व्ड नहीं है, इट इज़ नॉट कंजर्व्ड। तो क्योंकि इस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व नहीं है तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल सिंस चार्ज इज नॉट कंजर्व्ड। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए पाई प्लस गिव्स ई प्लस प्लस न्यू ई, इसमें हमको केवल चार्ज लगा के देखना है ना, ये चार्ज कंजर्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। पाई प्लस प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज, चार्ज +1 हो गया, ई प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है, चार्ज इसके ऊपर कितना है +1, और यहाँ पर ये क्या न्यूट्रिनो जो क्या चार्जलेस होता है तो इसके ऊपर चार्ज 0, तो +1 यानी दोनों साइड में चार्ज जो है वो सेम है, तो इस रिएक्शन में चार्ज कंजर्व्ड है। सो चार्ज कंजर्वेशन से from charge conservation this reaction is possible, ठीक है। केवल हमने चार्ज कंजर्वेशन चेक किया कि अगर चार्ज कंजर्व करने की बात होती है तो चार्ज कंजर्वेशन से ये रिएक्शन प्रॉब्लम नहीं कर रही, ये चीज़ पॉसिबल है। जब हमको पूरी रिएक्शन के बारे में बताना होता है तो हमको बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज लगा के देखने होते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें क्योंकि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ चार्ज का है, यानी कि चार्ज तो कंजर्व होना ही चाहिए, तो कोई भी रिएक्शन हमारे पास में आएगी तो सबसे पहले उसमें हम चार्ज कंजर्व करा के देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन लॉ लेते हैं अब हम, सेकेंड वन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन देखते हैं हम अब। तो एनर्जी भी एग्जैक्ट में आती है, इसका मतलब कि एनर्जी जो है वो भी कंजर्व होनी चाहिए, तभी रिएक्शन जो है न्यूक्लियर रिएक्शन वो पॉसिबल होगी, ठीक है। अब एनर्जी में हम कौन कौन से एनर्जी देखेंगे, एक तो काइनेटिक एनर्जी और एक रेस्ट मास एनर्जी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में काइनेटिक एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी का हम जब हम सम करके टोटल एनर्जी देखें तो दोनों साइड में एनर्जी जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है, दोनों साइड में सेम होनी चाहिए। तो देखिए काइनेटिक एंड रेस्ट मास एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी सेम, ठीक है। तो काइनेटिक और रेस्ट मास एनर्जी का सम करके देख लेंगे, रिएक्शन के पहले और बाद में टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहनी चाहिए। ये दोनों एनर्जी क्या हो रही है उस टाइम पे, टोटल एनर्जी बता रही ना मैं, तो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहनी चाहिए। अब देखिए इससे एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसमें हम देखते हैं एग्जाम में क्या थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो वो चीज़ देख लीजिए। ये रिएक्शन है, ठीक है, प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। अब हमको देखना है इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी चेक करनी है, ध्यान से समझना, इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी देखनी है, एक तो न्यूक्लियस में और एक फ्री स्पेस में, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द पॉसिबिलिटी of this reaction in nucleus and in free space।
तो किस केस में तो ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी और किस केस में ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी, वो चीज़ हमें देखनी है, ठीक है। तो रेस्ट मास वैसे आप लोग को याद ही रखना है, इस बार मैं लिख रही हूँ, फिर ध्यान रखना किसका रेस्ट मास कितना होता है ना। प्रोटॉन जो होता है उसका रेस्ट मास होता है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। न्यूट्रॉन का होता है 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास जो होगा उतना ही पॉजिट्रॉन का मास होगा, क्योंकि पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में मास जो है वो दोनों का रेस्ट मास जो है वो सेम रहता है। तो इसका रेस्ट मास होगा जो ही उसका रेस्ट मास होगा। तो पॉजिट्रॉन का कितना हो जाएगा 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों की लिख दिया। और न्यूट्रिनो हमें पता है मासलेस होता है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें एनर्जी रिलीज कितनी हो रही है ना। तो एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन Q, वो क्या होगा, ये एनर्जी रिलीज जो होती है बाइंडिंग एनर्जी, वो हम शुरू की क्लासेस में कर चुके हैं ना, आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास होगी, सेकंड वन, ओके। तो Q इक्वल्स टू MI माइनस का MF सी स्क्वायर, ठीक है। ये हम देखते हैं यहाँ पर तो क्या है, आप लोग देख के ही पता लगा जी 938.3 है और यहाँ पर न्यूट्रॉन का ही ज़्यादा मास है और इसमें और ये ऐड हो रहा है, यानी इधर कम है इधर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा MI माइनस MF सी स्क्वायर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। Q की वैल्यू नेगेटिव है, Q इज़ लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर ये रिएक्शन हमें करवानी है तो इसके लिए हमें इसको प्रोटॉन के अंदर अगर हमको ये ब्रेक करवाना है, रिएक्शन करवानी, तो हमें इस रिएक्शन के लिए एनर्जी खुद देनी पड़ेगी, ठीक है। तो Q नेगेटिव है, दैट इज देयर इज नीड ऑफ सम एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन टू अकर, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखिए किस केस में क्या होगा जो देख ले। सबसे पहले नोट कीजिए इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो सकता है, ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल है, पॉसिबल है या फिर हम बोल सकते हैं कि अलाउड है। क्यों अलाउड है, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जो है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। उनके बीच में फोर्सेस एक्ट करते हैं, इंटरेक्शन होता है, प्रोटॉन मूव करता है, ठीक है। तो प्रोटॉन है वो मूव कर सकता है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो डॉटेड न्यूक्लियाई बनाने के लिए उनकी रेस्ट मास एनर्जी में कंजर्व हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। रेस्ट मास एनर्जी के साथ न्यूक्लियस में उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इस साइड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम, ठीक है। इस साइड में किस फॉर्म में, ये जो डॉटेड न्यूक्लियाई बन रहे हैं इनके रेस्ट मासेस में ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस में तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन convert in to rest mass energies of डॉटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में तो क्या है, रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू रेस्ट मास एनर्जीज ऑफ डॉटर न्यूक्लिया। ये पेरेंट न्यूक्लिया हो गया, ये डॉटर न्यूक्लिया आ गया, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये पार्टिकल जिसका रेस्ट मास जो है वो कम है वो कन्वर्ट हो जाता है उन पार्टिकल्स में जिसका रेस्ट मास इसके खुद से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसमें, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए, सो अ पार्टिकल ऑफ मास, कुछ मास से उसका वो ब्रेक हो जाता है इनटू पार्टिकल ऑफ masses which is heavier than parent particle masses। इसका मतलब क्या है कि इसका मास तो कम था, इनका मास जो है रेस्ट मास ज़्यादा है,
तो ऐसा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही ये चीज़ पॉसिबल होती है कि कोई पार्टिकल जो है वो ब्रेक हो रहा है और अपने से ज़्यादा मास के पार्टिकल्स उससे बन रहे हैं, ठीक है। यानी पेरेंट न्यूक्लियस टूट रहा है और डॉटर न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा मास वाले बन रहे हैं। न्यूक्लियस में तो ये चीज़ पॉसिबल हो गई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि फ्री स्पेस में क्या होगा, है ना। आउटसाइड द न्यूक्लियस, या फिर हम इसको बोलेंगे फ्री स्पेस में, है ना। तो न्यूक्लियस के बाहर या फ्री स्पेस में, या फिर हम बोल सकते हैं इस केस में क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो रेस्ट पे होगा, है ना। जाते हैं ना बोलने आ जाता है, सॉरी गाइस। प्रोटॉन जो है वो रेस्ट पे, ठीक है। तो इस केस में रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इसका खुद का मास ही कम है और ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब कि इसमें काइनेटिक एनर्जी भी नहीं है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसका मास तो कम है और ये खुद से ज़्यादा मास वाले पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है चीज़, सिंस एनी पार्टिकल कैन नॉट ब्रेक into particles of heavier mass, पार्टिकल्स ऑफ हेवियर मासेस, ठीक है। तो देखिए एक बार वापस चेक कर लीजिए इसको। एनर्जी कंजर्वेशन देख रहे हैं हम लोग, उसमें काइनेटिक और रेस्ट मास एनर्जी बिफोर और रिएक्शन टोटल एनर्जी कुल मिला के हमारी कंजर्व होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखा, प्रोटॉन गिव्स न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो हमको देखना है कि ये रिएक्शन जो है ना वो न्यूक्लियस में और फ्री स्पेस में दोनों में देखने की पॉसिबल है या नहीं है। रेस्ट मास प्रोटॉन का होता है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, न्यूट्रॉन का होता है 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, और पॉजिट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, ठीक है ना। एनर्जी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन। तो Q इक्वल्स टू एम एफ माइनस एम एफ सी स्क्वायर होता है, ये हम पहले पढ़ चुके थे अर्ली क्लासेस में। ये नेगेटिव आ रहा है, Q की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन तभी होगी जब हम इसको बाहर से एनर्जी देंगे या इसमें कुछ एनर्जी होगी अलग से, है ना। तो देयर इज नीड ऑफ सम एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन तभी होगी इसमें कुछ एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस में तो ये एनर्जी आ जाएगी, कहाँ से आएगी, उसकी प्रोटोन की, प्रोटोन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस मूव करते हैं न्यूक्लियस में, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से न्यूक्लियस में तो ये एनर्जी आ जाएगी लेकिन बाहर नहीं आ पाएगी। तो इनसाइड द न्यूक्लियस रिएक्शन पॉसिबल होगी या अलाउड होगी, क्योंकि प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है डॉटर न्यूक्लियाई की रेस्ट मास एनर्जी में, ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन आउटसाइड द न्यूक्लियस फ्री स्पेस में जहाँ पर प्रोटॉन रेस्ट में है, तो रेस्ट में है यानी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, तो क्या चीज़ कन्वर्ट होगी, और तो फिर नॉर्मल हमारी जो बात होती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो खुद से ज़्यादा मासेस वाले पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं होगी, है ना। रिएक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। तो आजकल क्या हो रहा है, नेट में जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सारे कंजर्वेशन लॉज वगैरह, मतलब जैसे रिएक्शन दे दी, कौन सी 4 रिएक्शन दे दी हमें, कौन सी अलाउड है कौन सी अलाउड नहीं है। और हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, चार्ज कंजर्वेशन, लेप्टॉन नंबर, बेरियन नंबर, ये सब लगाते जाते हैं, और मेन जो चीज़ होती है एनर्जी कंजर्वेशन इस तरीके से देखना है ना, वो चीज़ भूल जाते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन को भी देखते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेशन लो लेते हैं अब हम, थर्ड है लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। अब देखिए लेप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स एंड टो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और इनके एंटी पार्टिकल्स। तो लेप्टॉन में ये चीज़ आती है। तो इनमें क्या होता है कि जैसे चार्ज तो क्या हम टोटल ऐड करके निकालते हैं, लेकिन लेप्टॉन नंबर जो है वो हम अलग अलग फैमिली की तरह देखते हैं। जैसे ये है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की फैमिली होगी, म्यून की फैमिली होगी, टो की फैमिली होगी, वो मैं बना के बताती हूँ अभी। तो इसमें क्या होगा कि हर लेप्टॉन फैमिली जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व होना चाहिए, यानी इसमें हम लोग इंडिविजुअल फैमिली के अकॉर्डिंग लेप्टॉन नंबर चेक करते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, लेप्टॉन नंबर ऑफ ईच लेप्टॉन फैमिली
मस्ट बी कंजर्व। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की फैमिली की बात करते हैं, और क्या होगी, म्यूऑन की फैमिली होगी, और हमारे पास लेप्टॉन में क्या आता है, टो पार्टिकल्स आते हैं ना, तो ये बात करते हैं हम टो फैमिली की। ठीक है, तो सिंबल क्या है, लेप्टॉन नंबर क्या है। ठीक है, टेबल बना लेते हैं ताकि इजी रहे ध्यान रखने के लिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन फैमिली में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन आएगा। अब न्यूट्रिनो के लिए ये न्यू ई और ये न्यू ई का बार, इलेक्ट्रॉन फैमिली का लिए न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन एक लेप्टॉन है, तो इसमें चार्ज की वजह से कन्फ्यूजन में तो जाना ना, चार्ज -1 है, लेकिन लेप्टॉन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेप्टॉन पार्टिकल होता है, तो इसका लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है, तो देखिए एंटी पार्टिकल और पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं वो अपोजिट हो जाएंगे, यानी इसका माने तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब न्यू ई की बात करते हैं, तो न्यू ई किस में आएगा, इसमें वो एक लेप्टॉन होता है, तो लेप्टॉन के लिए क्या 1 हो जाएगा, और इसमें क्या ही है, एंटी लेप्टॉन बन गया। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जो लेप्टॉन से उनके लिए तो हमारा लेप्टॉन नंबर जो है वो 1 आएगा, और जो उनके एंटी पार्टिकल्स है ना उनके लिए हमको लेप्टॉन नंबर लिखना है तो वो -1 आएगा। जैसे म्यूऑन की फैमिली की बात करते हैं, तो म्यू माइनस, फिर इसका एंटी पार्टिकल म्यू प्लस। अब इस फैमिली के लिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो म्यूऑन, और इनके लिए न्यू म्यू और न्यू म्यू बार। ठीक है, तो देखिए म्यूऑन क्या है, लेप्टॉन है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर 1 हो गया। फिर ये इसका एंटी पार्टिकल है, इसके लिए लेप्टॉन नंबर -1 हो गया। फिर वापस ये क्या है, पार्टिकल है, लेप्टॉन है, इसके लिए 1 और इसके एंटी पार्टिकल के लिए -1। प्रैक्टिस करते जाओगे चीज़ें अपने आप फ्लो में आ जाएगी। ठीक है, टो फैमिली की बात कर रहे हैं, टो माइनस, टो प्लस, और इनके लिए वापस ये वाले पार्टिकल्स है ना, तो इसके लिए वापस क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल है, लेप्टॉन 1, एंटी पार्टिकल -1, 1 -1। ठीक है, तो इस तरीके से लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के लिए लेप्टॉन फैमिली देखी जाती है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्शन देखेंगे ना, तो हम इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए अलग से कंजर्वेशन लगाएंगे, म्यूऑन के लिए अलग से लगाएंगे, टो के लिए अलग से लगाएंगे, और तीनों में से जो भी पार्टिकल्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लेप्टॉन नंबर कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है। इसका मतलब कि ये ज़रूर फॉलो होना चाहिए, तभी इंटरेक्शन पॉसिबल होगा, तभी न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हो पाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देखते जाते हैं ना, न्यू माइनस गिव्स इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन है ना, इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो, और ये म्यूऑन के लिए। ठीक है, तो इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, एक तो हमको इसमें कंजर्व कराना पड़ेगा, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए, और क्या म्यूऑन सारे, तो म्यूऑन फैमिली के लिए भी हमें कंजर्वेशन लॉज लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए, है ना, लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन फॉर इलेक्ट्रॉन फैमिली। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फैमिली के अकॉर्डिंग इसका लेप्टॉन नंबर कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 0। ये इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन नंबर इसके लिए क्या हो जाएगा, 1, इसके लिए -1, और इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन फैमिली का है ही नहीं, तो इसके लिए 0 हो जाएगा लेप्टॉन नंबर, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं इस बार, केवल पर्टिकुलर फैमिली के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फैमिली की बात करें तो म्यूऑन के लिए सब कुछ 0 होगा, इलेक्ट्रॉन की फैमिली के लिए आ जाएगा, तो इधर क्या बना 0, इधर क्या बना 1 -1, यानी इस साइड में टोटल 0 हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन फैमिली के लिए कंजर्व्ड आ रहा है ना, कंजर्व्ड है। म्यूऑन फैमिली की बात करते हैं, तो उस केस में इसके लिए क्या हो गया 1। म्यूऑन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वगैरह के लिए 0 हो जाएगा, इसमें ना यहाँ भी 0, और इसके लिए क्या हो जाएगा, वापस ये लेप्टॉन है तो 1, इधर भी 1, इधर भी 1, तो ये भी क्या हो गया, कंजर्व्ड हो गया। तो क्योंकि दोनों फैमिलीज के लिए लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन जो है वो लेप्टॉन कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है, अलाउड अकॉर्डिंग टू लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, न्यू माइनस गिव्स इलेक्ट्रॉन
प्लस पॉजिट्रॉन प्लस, साथ में कुछ भी ले लो न्यू, ये केवल एग्जांपल है, हाँ ऐसे इस रिएक्शन को डीपली मत ले लेना। तो इस केस में जैसे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर तो म्यून है, लेकिन यहाँ पर म्यून फैमिली का कोई भी मेंबर है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन होगा क्या? नॉट कंजर्व्ड। तो मैंने बस ये एग्जांपल इसलिए लिया बता सकूं कि दोनों साइड में जो है हमको कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं, और दोनों साइड में हर फैमिली के लिए कंजर्वेशन लॉज लगाने हैं, ठीक है ना। जब हम न्यूमेरिकल्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। तो अभी के लिए बस इतना है कि इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन पर्टिकुलर फैमिली के अकॉर्डिंग लगाते हैं, किस पार्टिकल का क्या होता है वो मैंने लिखवा दिया। अब देखिए, जो लेप्टॉन्स है ना उनके लिए तो इलेक्ट्रॉन नंबर दे दिए जाएंगे, और जो लेप्टॉन्स नहीं होंगे उनका क्या? जैसे हमने क्लासिफिकेशन क्या था, लेप्टॉन्स हेड्रॉन्स में, ठीक है। तो लेप्टॉन नहीं है, हेड्रॉन पार्टिकल है, तो उनके लिए लेप्टॉन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक तो ये जो मैंने अभी बोली कि लेप्टॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर नॉट लेप्टॉन्स, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो लेप्टॉन्स नहीं है उनके लिए लेप्टॉन नंबर्स क्या हो जाएंगे? आर ऑलवेज 0, ठीक है। यानी जो पार्टिकल्स लेप्टॉन नहीं है, तो लेप्टॉन है तो +1 या -1 जो होगा पार्टिकल एंटी पार्टिकल के अकॉर्डिंग वो देखने आ जाएगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, लेप्टॉन ही नहीं है, हेड्रॉन आ गया कोई, तो उसके लिए हमारा लेप्टॉन नंबर जो है वो 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ लेप्टॉन्स अपीयर इन अ रिएक्शन then strong interaction in the reaction is not possible, since leptons do not feel strong interaction। देखिए, अगर किसी रिएक्शन में लेप्टॉन्स दिख गए हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन म्यून, तो इनमें से फैमिली का कोई भी मेंबर दिख जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से वो रिएक्शन नहीं हो रही होगी, कोई और इंटरेक्शन लग रहा होगा या तो, ठीक है, या फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, या फिर उसमें कोई और इंटरेक्शन लग रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना। वो क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था ना, सेकंड क्लास, इससे पहले के पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि कंजर्वेशन में हम देखते हैं लेप्टॉन कंजर्वेशन होना चाहिए, और उस केस में क्या होगा, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स का क्लासिफिकेशन क्या था हमने, है ना, रिकॉल करूँ तो लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स, ये एक्स्ट्रा है ना, नोट में नहीं है। लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स पढ़ाता है, ये कौन होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फील नहीं करते हैं ना, ये वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में ही पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि हेड्रॉन्स जो होते हैं वो सभी तरह के इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग में भी करते हैं। तो लेप्टॉन्स कौन से होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमसे क्या होता है, एग्जाम में रिएक्शन देते हैं, पूछते हैं कि कौन से इंटरेक्शन से पॉसिबल रिएक्शन है ना, तो अगर लेप्टॉन्स दिख गए तो हम डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो लेप्टॉन्स फील करते ही नहीं, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दो पॉइंट होगा, एक तो ये कि जो अदर पार्टिकल्स है लेप्टॉन्स नहीं है उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा, और दूसरा ये कि अगर लेप्टॉन्स आ रहे हैं रिएक्शन के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो नहीं होगा, ठीक है। और वैसे पहले बता दिया, फिर भी कहीं कन्फ्यूजन आ रहा है, इसलिए थर्ड नोट भी लिख ही लो साथ में। लेप्टॉन नंबर इज चेक्ड फॉर इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फैमिली के अकॉर्डिंग लेप्टॉन नंबर चेक होता है। तो ये 3 नोट जो है वो नोट के बराबर है, ठीक है, असली पैसे वाले नोट के बराबर, इनसे क्वेश्चन निकला तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेरियन नंबर कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ हम पढ़ रहे हैं वो है बेरियन नंबर का कंजर्वेशन। ये भी किस में पढ़ रहे हैं हम लोग? एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज ही चल रहा है ना। अगर ये चीज़ें सभी कंजर्व हो रही है रिएक्शन में, हमें जब भी कोई रिएक्शन देंगे सारे कंजर्वेशन लॉज देखने हैं, तभी रिएक्शन पॉसिबल होगी, वरना तो किसी भी इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो देखिए, बेरियन नंबर कंजर्वेशन लॉ हमें क्या कहता है कि बेरियन नंबर मस्ट बी कंजर्व्ड
in all interactions रिएक्शंस। ठीक है, तो बेरियम नंबर जो है वो सभी इंटरेक्शंस रिएक्शंस इनमें कंजर्व रहता है। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं बेरियम नंबर दिया कैसे जाता है। तो जो बेरियम्स होंगे, मैं लिख देती हूँ ना, लिखने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी चीज़ आपको। बेरियम नंबर ऑफ बेरियम्स, बेरियम नंबर ऑफ बेरियम्स की बात कर रहे हैं। अब बेरियम्स किनको बोलेंगे हम, तो हमने क्लासिफिकेशन किया था, उसमें हमने देखा था कि लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स में हमने क्लासीफाई किया था पार्टिकल्स को इंट्रैक्शन के बेसिस पे। फिर हेड्रॉन्स को वापस हमने क्लासीफाई किया था किस किस में, एक तो न्यूक्लियॉन्स में और एक बेरियम्स में, है ना। तो अब हम बेरियम्स की बात कर रहे हैं। बेरियम्स में क्या क्या आएंगे, जो हेड्रॉन्स होते हैं ना, उनमें आते हैं बेरियम्स और हाइप्रोन्स। देखिए हेड्रॉन्स जो होते हैं उनको हमने वापस क्लासीफाई किया था, हेड्रॉन्स को हमने वापस क्लासीफाई किया था किसके बेसिस पे, स्पिन के बेसिस पे। ठीक है ना, वहाँ से निकले थे मेजॉन्स और बेरियम्स। ठीक है, सही से ही बता देती हूँ मैं यहाँ पर ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कुछ। देखिए पार्टिकल जो होता है ना, क्लासिफिकेशन में हमने क्या था, लेप्टॉन्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फील नहीं करते हैं, और हेड्रॉन्स जो होते हैं वो सभी तरह के इंटरेक्शंस फील करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन में फिर हेड्रॉन्स के अंदर हमने देखा था स्पिन के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था, एक तो मेजॉन्स में और एक बेरियम्स में। फिर बेरियम्स को हमने लाइफ टाइम के बेसिस पे क्लासीफाई किया था, किसमें, एक तो न्यूक्लियॉन्स में और एक हाइप्रोन्स में। ठीक है, तो बेरियम्स की बात कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा हमारा, न्यूक्लियॉन्स और हाइप्रोन्स आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए बेरियम नंबर लिखना है हमको बेरियम्स का। बेरियम्स में कौन कौन आते हैं, न्यूक्लियॉन्स हाइप्रोन्स यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और हाइप्रोन्स जो है लैम्डा सिग्मा कैस्केड ओमेगा। लैम्डा सिग्मा कैस्केड ओमेगा रट लेना है ना, लैम्डा सिग्मा कैस्केड ओमेगा आता है, और क्या आते हैं, डेल्टा पार्टिकल्स आते हैं। ठीक है, डेल्टा डबल प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा सिंपल वाला, ठीक है, जीरो जिसको बोलते हैं, डेल्टा माइनस। ठीक है, ये सब हो गए हैं बेरियम्स। अब बेरियम्स का बेरियम नंबर तो होता है 1। बेरियम्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं हमारे, एक तो न्यूक्लियॉन्स और एक हाइप्रोन्स। ये रहे न्यूक्लियॉन्स, ये रहे हाइप्रोन्स। ठीक है, इनका बेरियम नंबर होता है 1। उसके बाद में बेरियम नंबर ऑफ एंटी बेरियम्स, वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। एंटी बेरियम्स किसको बोलेंगे, इन सब के ऊपर बार लगाते जाना है ना। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में क्या होता है, पार्टिकल के सिंबल पे हम लोग बार लगाते थे तो वो एंटी पार्टिकल बन जाता है। तो ये बेरियम नंबर ऑफ एंटी बेरियम्स हो गया हमारे पास में -1। अब जो पार्टिकल बेरियम ही नहीं है, जैसे मेजॉन्स आ गए, और क्या देखिए बेरियम्स ही हो गया, बचा के इनके अलावा एक तो लेप्टॉन्स बचे, एक मेजॉन्स बचे, ये कौन से अदर पार्टिकल्स है। ठीक है, इनका बेरियम नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखिए बेरियम नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स, यानी जो बेरियम्स नहीं है, लेप्टॉन्स मेजॉन्स, का बेरियम नंबर क्या हो जाएगा, 0। अब जैसे लेप्टॉन में हम इंडिविजुअल फैमिली देखते हैं ना, इसमें कोई फैमिली नहीं है, एक साथ सारे के ऊपर कंजर्वेशन लगाना है, टोटल बेरियम नंबर देखना है। ठीक है, तो बेरियम नंबर कंजर्व होना चाहिए। लेप्टॉन हेड्रॉन, हेड्रॉन फिर से मेजॉन बेरियन में, बेरियन फिर से न्यूक्लियन हाइप्रोन में। तो बेरियन में हमारे न्यूक्लियन और हाइप्रोन आते हैं। ये न्यूक्लियन यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन, हाइप्रोन यानी लैम्डा सिग्मा कैस्केड ओमेगा, ये रहे हमारे डेल्टा पार्टिकल्स। इन सब के लिए बेरियम नंबर 1, एंटी बेरियम्स के लिए -1, और बेरियम नंबर ऑफ अदर पार्टिकल्स लेप्टोन या मेजॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन करके देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, लैम्डा प्लस प्रोटॉन क्यूब सिग्मा प्लस, बेरियम नंबर की बात करते हैं। लैम्डा, ये लैम्डा ऐसा भी लिखते हैं, इसको ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये लैम्डा, इसके लिए देखिए बेरियम नंबर कितना हो जाएगा, ये बेरियम है तो बेरियम नंबर 1 हो जाएगा। प्रोटॉन बेरियम है क्या, यस, न्यूक्लियॉन्स भी बेरियम्स होते हैं और हाइप्रोन्स भी होते हैं, तो प्रोटॉन के लिए भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब सिग्मा के लिए कितना है, यहाँ पर सिग्मा भी है, यहाँ पर भी 1,
तो 1 1 इधर, तो क्या 2 इधर 1, कंजर्व्ड है क्या ये? नॉट कंजर्व्ड, ठीक है, कंजर्व्ड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, प्रोटॉन बार गिव्स न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यू ई का बार। तो प्रोटॉन यहाँ पर क्या है, बेरियन होता है, तो प्रोटॉन का बार लिखा हुआ है यानी एंटी प्रोटॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा? एंटी बेरियन हो जाएगा। एंटी बेरियन के लिए बेरियन नंबर कंजर्वेशन लगाते हैं, तो क्या होगा -1। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारा बेरियन है, इसके लिए +1। और ये दोनों क्या है? लेप्टॉन्स है, और लेप्टॉन्स क्या हो गए? बाहर आ गए ना, बेरियन नहीं है ये, तो इनके लिए बेरियन नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इधर -1 इधर 1 बराबर है क्या? नहीं है ना, तो नॉट कंजर्व्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बेरियन नंबर कंजर्वेशन चेक करते हैं। अगर कंजर्व हो रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है, कंजर्व नहीं हो रहा है तो रिएक्शन किसी भी मैकेनिज्म या इंटरेक्शन से पॉसिबल नहीं होगी। ये हमारा बेरियन नंबर कंजर्वेशन हो गया। इसके बाद जो अगला एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ आता है वो है हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। फिफ्थ वन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोलता है कि सभी तरह का रिएक्शन जो होती है, जो कि एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में आ रहा है, इसका मतलब सभी रिएक्शंस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। दोनों साइड्स में हम कंजर्वेशन लगाते हैं, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट साइड में चेक करते हैं। अगर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो कंजर्व है। तो ये एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज है, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम is conserved in all types of reactions। ठीक है, तो देखिए इसमें जो बेसिकली चीज़ आती ना वो डायरेक्टली हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली कोई भी रिएक्शन देंगे तो इसका उसमें चेक नहीं करना होता है। इसमें ये 2 रिएक्शन देती हूँ मैं, इसी को ध्यान रख लीजिए। पहली तो है इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन गिव्स गामा। ये चीज़ क्या, इलेक्ट्रॉन है पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट होते हैं और क्या देते हैं? गामा, फोटोन, ठीक है। तो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? इज रिएक्शन पॉसिबल और नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है, देखिए ये मान लेते इलेक्ट्रॉन है, इधर से आ रहा है, ये पॉजिट्रॉन है, इधर से आ रहा है, दोनों मिलके टक्कर करते हैं, एनिहिलेट हो जाते हैं और हमको फोटोन मिल जाता है, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? पी तो 0 हो जाएगा। एक इधर आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं, इनिशियल तो इसमें 0 हो जाता है। बिफोर कॉलिजन की बात करें ना, बिफोर कॉलिजन मतलब रिएक्शन उनसे पहले, ठीक है। अब आफ्टर कॉलिजन हो गया, उसके बाद क्या हो गया? गामा फोटोन बन गया इसमें, तो वो तो रे निकल गई किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसके लिए फोटोन के लिए हमको पता है E=PC एनर्जी रिलेशन होता है ना। ये रिलेशन क्यों होता है? क्लासिकल में अच्छे से पढ़ते हैं इसको, इसकी क्योंकि एनर्जी बहुत हाई होती है ना, और इसका मासलेस, ठीक है। तो देखिए मासलेस पार्टिकल है तो E=PC, तो P फाइनल क्या हो जाएगा? E/C हो जाएगा। ये 0 है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि P इनिशियल जो है वो P फाइनल के बराबर नहीं है। दिस इम्प्लाइड दैट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक ये निकला ना फोटोन, अब अगर रिएक्शन हमारी ऐसी आ जाए कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एनिहिलेट हो रहे हैं और हमको 2 गामा फोटोन्स मिल रहा है, तो उस केस में क्या होगा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन आया, ये पॉजिट्रॉन आया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन P इनिशियल 0 हो सकता है, तब जो गामा निकल रहा है वो भी तो ऐसा हो सकता है, एक तो इधर चला जाए, दूसरा इधर चला जाए, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो इस केस में क्या होगा? इसका भी E/C, इसका भी E/C, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो P फाइनल क्या हो जाएगा? डायरेक्शन अपोजिट है ना दोनों की, तो P फाइनल पे 0। इसका मतलब P इनिशियल जो है वो P फाइनल के बराबर हो गया, डेल्टा P 0, चेंज इन मोमेंटम 0, यानी मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड हो गया है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? पॉसिबल रिएक्शन हो जाएगी।
ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो इसके थ्रू अब हम देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो रही है। तो हमने देख लिया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, इसमें गामा और ये एनिलेशन वाला ही ध्यान में रखना है कि किस तरीके से एक पार्टिकल है तो हमको भी पता है कंजर्व नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, वेलोसिटी मूव कर रहा है तो कोलिजन के बाद में, और इसमें दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, इसलिए कंजर्वेशन पॉसिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिक्स्थ वाला है ना, ये सिक्स्थ है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ है ना ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी रिएक्शंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे हम, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, उसी केस में रिएक्शन जो है वो अलाउड होगी। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ रिएक्शंस एग्जांपल्स ट्राई करते हैं इसमें। पहली रिएक्शन जैसे हम लेते हैं न्यूट्रॉन गिव्स प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रॉन, इसमें हम क्या स्पिन वगैरह से डिस्कस करते हैं। स्पिन हमको पता है न्यूट्रॉन के लिए कितनी होती है, हाफ, फर्मियन है ना। प्रोटॉन के लिए हाफ, इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ। ठीक है, अब जो हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशंस में, हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, यूनी की हाफ और हाफ डायरेक्ट वन कर लिया, इस तरीके से नहीं करते, इसमें हम केस बनाते हैं। कैसे, इन दोनों को सम भी करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस भी करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या बन रहा है। ठीक है, तो हाफ और हाफ से हाफ माइनस हाफ तो क्या बनेगा, जीरो, और हाफ प्लस हाफ वन, इनके बीच में कुछ नहीं है। एंगुलर मोमेंटम स्टेप वाइज चलेगा, ये आई थिंक एमएससी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो हाफ और हाफ के कॉम्बिनेशन से क्या, जीरो और वन बनेगा। अब देखिए इनमें से या तो ये जो इधर वाला होता है ना, ये वाला इधर किसी भी एक टर्म से मैच करना चाहिए। इधर कितनी टर्म्स बनी है, दो टर्म्स बनी है, एक तो जीरो और एक वन, दोनों से मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है वो नॉट कंजर्व्ड। स्पिन से देख रहे हैं ना, क्योंकि क्या है जे इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन वाला और ऑर्बिटल वाला। जे इक्वल्स टू क्या होता है, एल प्लस एस। अब एल हमको दिया होगा क्या इन केसेस में, नहीं दिया होगा ना, तो हम एल को जीरो लेके हुए चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमका जे एस के बराबर आ जाता है। तो ये और वैल्यूज़ हमारी किसके बराबर होती हैं, जे की, ये जे वन है और जे टू है, तो जे जो होगा ना वो क्या होगा, जे वन माइनस जे टू टू जे वन प्लस जे टू। ठीक है, ये जो है इनसे रिजल्टेंट निकालना है ना, तो डायरेक्ट ऐड करके नहीं निकलेगा, ये कैसे निकलेगा, हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज़ें एमएससी के टाइम पे, कि जे कैसे निकलेगा, जे वन माइनस जे टू टू जे वन प्लस जे टू, ये हमारा होगा रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस लेते हैं अब हम, न्यू माइनस गिव्स इलेक्ट्रॉन प्लस गामा। अब देखिए लेप्टोन है, ठीक है, म्यून एक लेप्टोन है। लेप्टोन्स क्या होते हैं, लेप्टोन्स जो होते हैं फर्मियंस होते हैं ना, तो लेप्टोन के लिए स्पिन कितनी, हाफ, इसका एंगुलर मोमेंटम हाफ हो गया। अब ये क्या है, ये भी लेप्टोन है, इसके लिए भी हाफ हो जाएगा। अब गामा के लिए यानी फोटोन, फोटोन की स्पिन कितनी होती है, फोटोन है, फोटोन के लिए स्पिन होती है वन, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, वन आ गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है, तो रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे आई माइनस जे वन माइनस जे टू टू जे वन प्लस जे टू, यानी हाफ मोड लेना है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, ऐड करेंगे तो वन और हाफ, थ्री बाई टू आएगा। इन दोनों के बीच में कुछ आएगा क्या, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वन का है। अगर ये डिफरेंस ज़्यादा का होता है ना, इनको स्टेप यूनिट स्टेप में चलते हैं ना, यूनिट स्टेप वाइज। एक और एग्जांपल मैं ले लूँगी जिसमें स्टेप बन रहा होगा ऐसा कुछ, मतलब बीच में भी कुछ आ रहा होगा ना, तो इससे हाफ और थ्री बाई टू आया। अब ये इधर किसी में से मैच कर रहा है क्या, हाफ और हाफ मैच कर गया, इसका मतलब ये रिएक्शन अलाउड है, इसमें एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड आ रहा है। थर्ड एग्जांपल देखिए, पाई जीरो गिव्स गामा प्लस गामा, इसमें ये क्या है हमारा पायोन, पायोन इज अ मेजोन, स्पिन कितनी होती है पायोन्स की,
जीरो होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया जीरो, और ये क्या है, गामा। गामा के लिए अभी देखा था, फोटोन के लिए स्पिन क्या होती है, 1 1। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, J1 माइनस J2 टू J1 प्लस J2, 1 माइनस 1 जीरो, 0 2, 1 प्लस 1 2, यानी 0 2, इनके बीच में क्या आएगा, स्टेप बाय 1 की स्टेप में चलेंगे तो 1 का डिफरेंस 0 1 2, ठीक है। तो 0 से 0 यहाँ पर मैच कर गया है। इसका मतलब क्या है कि एंगुलर मोमेंटम इस रिएक्शन में कंजर्व्ड है, तो रिएक्शन जो है वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग अलाउड है, ठीक है। तो एग्जैक्ट कंजर्वेशन लो एंगुलर मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंग ये सभी रिएक्शन में लगना चाहिए। न्यूट्रॉन क्यूज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हमने देखा, इसमें कराया हाफ हाफ 0 1 कॉम्बिनेशन, सब में कॉम्बिनेशन बनाते चले हम, और जहाँ पर ये वाला लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर है वो यहाँ पर बनने वाले जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम के, उनमें से किसी भी एक से मैच कर जाता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। इसमें हाफ नहीं किया, इसमें हाफ कर गया, इसमें 0 मैच कर गया, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया है। अब नेक्स्ट आता है हमारा 7th CPT कंजर्वेशन, ठीक है। अब CPT ये सब क्या है, तो C तो है चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। P क्या है, पैरिटी। T क्या है यहाँ पर, टाइम रिवर्सल। तो CPT कंजर्वेशन होगा तभी रिएक्शन जो है अलाउड होगी। अब जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें इसको हम कुछ इसका रोल नहीं होता है, मतलब CPT कंजर्वेशन हम लोग को अप्लाई करने के लिए मोस्टली मतलब नहीं कर सकते उस केस में ना। तो देखिए ये भी कंजर्वेशन लॉ होता है, ध्यान रख लीजिएगा। अब हमने क्या 7 कंजर्वेशन लॉज पढ़े हैं एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉज में, ठीक है। तो एक रिएक्शन तभी अलाउ होगी जब ये सातों के सातों कंजर्वेशन लॉज उसमें अप्लाई कर रहे होंगे और कोई भी वॉयलेट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कंजर्वेशन लॉ वॉयलेट हो जाता है तो वो रिएक्शन हमारी अलाउड नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ अब नोट करके लिख लीजिए, अ रिएक्शन will be allowed if all exact conservation laws are conserved in reaction, ठीक है। सभी होंगे, अगर एक भी कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो जाता है, इफ एनी कंजर्वेशन लॉ is violated then reaction is not possible in nature। सभी अप्लाई होने चाहिए, अगर कोई भी एक अपना फॉलो नहीं हो रहा होता तो उस केस में रिएक्शन नेचर में पॉसिबल नहीं होती है। तो आज हमने क्या देखा एक बार रिकॉल कर लीजिए गाइज। मैं रिकॉल इसलिए कराती हूँ ताकि पूरी क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा है ना वो एक बार सारा माइंड में हो जाए कि हाँ चीज़ें ये चीज़ें पढ़ी है, ताकि अच्छे से आप लोग वापस रीमेमोराइज करो उसको तो अच्छे से आपको याद रह पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को स्किप मत क्या कीजिए, इसको भी 2-3 मिनट में फास्टली में स्पीक, वैसे भी मैं फास्ट ही बोलती हूँ तो जल्दी हो जाता है ना। तो कंजर्वेशन लॉज देख रहे हैं हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में, एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ, अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज। एग्जैक्ट तो क्या होता है, जो सभी इंटरेक्शन में लगते हैं ना, तो मतलब ये सभी में लगते हैं, चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, चाहे वो वीक हो। लेकिन अप्रोक्सीमेट जो होते हैं वो सभी में लगना जरूरी नहीं है, वो किसी किसी में लगते हैं, किसी में नहीं लगते हैं। एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ में पहला हमने चार्ज कंजर्वेशन लिखा था कि चार्ज जो है वो कंजर्व होना चाहिए, इसके हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। सेकंड हमने एनर्जी कंजर्वेशन देखा था, उसमें हमने बोला था कि टोटल एनर्जी दोनों मतलब दोनों साइड में रिएक्शन ही कंजर्व होनी चाहिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आया था कि रिएक्शन जो ये है ना वो न्यूक्लियस में और फ्री स्पेस में कहाँ तो कंजर्व हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो न्यूक्लियस में तो क्या होता है कि इस प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डॉटर न्यूक्लियस यानी इनमें से किसी की रेस्ट मास एनर्जी की तरफ मतलब उसमें हेल्प हो जाती है बनने में, तो ये तो इसमें कन्वर्ट हो जाती है न्यूक्लियस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन या न्यूक्लियन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस केस में उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है इसकी वो इनकी रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और ये पॉसिबल हो जाती है। लेकिन फ्री स्पेस में हम बोलते हैं अगर प्रोटॉन रेस्ट पे हैं तो उस केस में ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं कि ये तो मास कम है और इनका मास ज़्यादा है और ये इनमें टूट जाए, यानी कि अपने से ज़्यादा मास वाले पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने लेप्टोन नंबर कंजर्वेशन देखा था कि इलेक्ट्रॉन म्यून और टो
इनकी फैमिली होती है और ये हर फैमिली के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने करके देखे थे। फिर हमने नोट की थी 3 बातें कि लेप्टॉन नंबर जो होता है, कोई पार्टिकल लेप्टॉन नहीं है तो उसका लेप्टॉन नंबर क्या होगा, 0 होगा। लेप्टॉन किसी रिएक्शन में आ रहे हैं तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लेप्टॉन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो वो रिएक्शन में हमको ये वाला ऑप्शन स्ट्रॉन्ग का वैसे कर देना है। और लेप्टॉन नंबर हमने देखा इंडिविजुअल फैमिली के लिए चेक होता है। बेरियन नंबर कंजर्वेशन, बेरियन नंबर जो है वो भी कंजर्व होना चाहिए, भी एग्जैक्ट में आता है। बेरियन कौन कौन से होते हैं, तो देखिए पार्टिकल्स को जब हम इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं तो लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स में करते हैं, फिर वापस हेड्रॉन्स में। ये मैं पहली क्लास में पूरा अच्छे से करा चुकी हूँ ना, इससे पहले वाली क्लास में। हेड्रॉन्स जो होते हैं उनमें स्पिन के बेसिस पे करते हैं मेसॉन्स और बेरियंस में। बेरियंस को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे न्यूक्लियॉन्स और हाइड्रॉन्स में करते हैं। तो बेरियंस में कौन कौन आते हैं, न्यूक्लियॉन्स और हाइड्रॉन्स। तो बेरियंस के लिए बेरियन नंबर 1, एंटी बेरियन यानी इनके ऊपर बार आ जाए तो -1, और जो बेरियंस नहीं यानी बचते क्या इलेक्ट्रॉन्स और मेसॉन्स, इनके लिए बेरियन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसके लिए एग्जाम्पल्स देखे थे। उसके बाद में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये भी सभी रिएक्शन में कंजर्व होना चाहिए। दोनों देखे थे, इसमें एक ही पार्टिकल है तो वो मूव करेगा तो कुछ ना कुछ तो उसका मोमेंटम होगा, जबकि इधर क्या रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से 0 हो रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं था। जबकि इधर क्या है, 2 गामा फोटोन्स निकल रहे हैं ना, एक इधर, दोनों अपोजिट साइड में निकल जाएंगे तो कंजर्वेशन हो जाएगा। उसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन देखा था। इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम जे को J1 - J2 J1 + J2 से बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बना देते हैं, एक भी मैच कर जाता है तो कंजर्व है। फिर CPT कंजर्वेशन देखा था, चार्ज कंजुगेशन, पैरिटी, टाइम रिवर्सल, ठीक है, तीनों चीज़ें का मिलके हमारा कंजर्वेशन लॉ बनता है, तीनों चीज़ें उसमें कंजर्व रहनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने बोला था कि रिएक्शन अगर सारे अब तक जो कंजर्वेशन पड़े ना 7, वो सभी होंगे तो कोई रिएक्शन पॉसिबल होगी, अदरवाइज अगर एक भी जो कंजर्वेशन लॉ है वो वॉयलेट हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो वो रिएक्शन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है गाइज। तो ये हमारे एग्जैक्ट कंजर्वेशन लॉ थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज को पढ़ेंगे कि जैसे किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन से होंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, जैसे कोई क्वेश्चन आया, हमको 4 रिएक्शंस दे दी, ठीक है, बोल दिया इनमें से कौन सी रिएक्शन अलाउड है। अगर पूछे कौन सी रिएक्शन अलाउड है तो हमको ये सारे जो कंजर्वेशन लॉज है वो लगाने, ठीक है, और जो अलाउड नहीं होगी वो अपने आप निकल दी जाएगी। और कभी अच्छा आ जाता है कि रिएक्शन जो है वो कौन सी इंटरेक्शन से अलाउड होगी, स्ट्रॉन्ग से होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होगी, वीक होगी, किससे होगी किससे नहीं होगी, या अलाउड ही नहीं होगी, है ना। तो उस केस में क्या होता है, इनमें से इनके अलावा जो अप्रोक्सीमेट कंजर्वेशन लॉज आएंगे ना, उसमें हम लोग को वो क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी। तो आप लोग घर पे अच्छे से जो पूरे नोट्स है ना, ये सफिशिएंट है गाइस, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करते रहिए। न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जब हमारा एक बार ज़्यादा क्लासेस बची नहीं है, अब कुछ क्लासेस और हो जाएगी तो हमारी न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स खत्म हो जाएगी। आप लोगों को पता है मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ, तो जैसे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद में हम लोग नेट, केस, चेस्ट, TFR से जितने हो सकते हैं ना मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा क्या चल रहा है कि हम लोग थ्योरी कर रहे हैं और साथ साथ में रिलेटेड क्वेश्चन करते जा रहे हैं, तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन हो रहे हैं, इतने क्वेश्चन मैं करा देती हूँ कि आप लोग की थ्योरी के साथ वो क्वेश्चन हो जाए और प्रैक्टिस आ जाए, फ्लो बन जाए, आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन अटेंड कर पाओ, ठीक है। पर तो भी पुराने क्वेश्चन प्रीवियस का भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, तो आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।